जहाँ पे निःशुल्क बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो सर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और हम चाह रहे थे कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार ताली करते हैं। हम सबके बीच डॉक्टर मुकेश कुमार उर्फ कृष्णा यादव, मेरे नजदीक के मतलब मेरे ही क्षेत्र के नजदीक कहना भी ये हो जाएगा, यहाँ पे उपस्थित हैं। और चूंकि हम लोग इस प्रोग्राम को इसी तरह डेकोरेट किए हैं कि एक बार में एक ही अतिथि को, क्योंकि कुछ एक जगह हम लोगों ने वारदात जो देखा है उसके बाद एक साथ 2-3 लोगों को बुलाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो जो अच्छा करने जाएंगे मालूम चला कि शाम तक वो काफी उससे भी टीआरपी मिल जाता है, वीडियो तो वायरल हो ही जाना है, लेकिन समाज में एक अच्छा असर उसका नहीं दिखता। तो इसलिए हम लोगों ने एक करके लोगों को बुलाना उचित समझा। सुबह से आप सब कई विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात आप सबकी हुई है, सब कोई आए और अपना विजन यहाँ पे रखे हैं। अभी हम लोग के सामने जो भी शेर घाटी और गया के खास करके, बाकी कई जगह लोग इनको बड़े मतलब संख्या में इनकी पहचान वहां पे लोगों के पास है, लेकिन इस क्षेत्र में हर कोई इनको जानता है। डॉक्टर मुकेश कुमार कृष्णा यादव के नाम से ये ज्यादा फेमस है। और कुछ नेताओं की जो एक अच्छी विचार क्या होती है ना, क्योंकि हम न्यूज का पॉडकास्ट अगर अभी ना इसको समझे तो होता क्या है कि उनके पास लोग सुबह से आते हैं तो उस दरवाजे पे लोग नहीं जाना चाहेगा जहां दरवाजा बंद मिलेगा या उस मकान का मालिक आपके सामने नहीं है। इनके दरवाजे पे अगर मोटरसाइकिल, साइकिल और कार या पैदल लोगों का आना जाना सूरज सुबह से ही शुरू हो जाता है, मतलब है कि लोगों से इनकी कनेक्टिविटी है। इलेक्शन एक अलग परिप्रेक्ष्य है, हार जीत एक अलग परिप्रेक्ष्य है और वोट एक अलग परिप्रेक्ष्य है। तो एक समाज सेवा सेवी के तौर पे और एक राजनीतिक चेहरे के तौर पे इनकी एक अच्छी पहचान, अच्छी खासी और बहुत अच्छी पहचान कही जा सकती है उस क्षेत्र में है। तो हम चाहेंगे कि एक बार इनके लिए आप सब जोरदार ताली। आप सारे माइक को एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि ये एपिसोड अभी इनके साथ ही हम लोग डन करेंगे। मैं बार बार थैंकफुल इसलिए मतलब इनको कह रहा हूँ सबल भाई साहब को कि हम लोगों ने लगभग 11 साल में इनसे बातचीत की है। एक सबका पहले का तो प्लान ही नहीं था, तो हम लोगों ने बोला कि अगर आप आएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत तो हो गया मेरा प्रोग्राम, लेकिन खूबसूरती अब कैमरे पर दिखे तो और भी अच्छा होगा। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि आप खुद को सर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इस बार ये जगह आपको संभालना है। सहायक के तौर पर मैं आपसे जुड़ा रखी हूं। सेवा गौरव सम्मान नाम रखने के पीछे सर एक ही मकसद रहा है कि सेवा हर कोई दे रहा है, बस उसका क्षेत्र अलग अलग है। आप एक समाज सेवी और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सेवा दे रहे हैं, ये पत्रकार के तौर पर सेवा दे रहे हैं, ये समाज सेवी के तौर पे सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर पीएच खान एक्सेलेंसी अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जिसको मतलब कई बार उसमें राज्यपाल शिरकत किए हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनके पास तो मैसेज आ जाता है कि आज आपका जो है ना फंक्शन बहुत अच्छा होगा। सर चाहेंगे कि इस बार ना हमारे कुछ ऐसे रिपोर्टर्स को भी आप चुने, क्योंकि रिपोर्टर्स को मालूम है सर, एक दिन एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ। मैं माँ के साथ 1-2 घंटे बिताता हूँ। 10 बजे घर पहुंचा, 11 साढ़े 11 तक माँ के साथ बात कर रहा था। तो रफीगंज क्षेत्र से एक कॉल आता है कि तुम कल देख लोगे। एक बात फर्स्ट स्टेटमेंट, हेलो हाय कुछ नहीं, कि तुम कल देख लोगे। मैंने बोला तो ऊपर वाला जाने कल देख पाऊंगा कि नहीं, तो तुम कहाँ हो बस बताओ एड्रेस। तो मैंने बोला कि लाइव लोकेशन, करेंगे लोकेशन, नाम, पता, और अगर बीच में दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कर लेना, हम बता देंगे, आने में तकलीफ नहीं होगा। तो तुम्हें खबर चला कैसे दी? हमारा तो काम ही है। अब आवाज रात का समय तो थोड़ा ज्यादा बाजू में भी सुनाई पड़ता है। इतने देर में मेरी माँ की स्थिति ऐसी, बेटा काहे ऐसा काम करत रहे जरा में रोज मरे के घर में। तो सर गोदी मीडिया बोल देना बड़ा आसान चीज है। गोदी नहीं पता कि किस गोदी में कौन खेल रहा है। आपके गोदी में है तो वो गोदी भैया स्वच्छ है,
अगर दूसरे के गोदी में है तो हम लोग गोदी में है ही नहीं एक्चुअली। हमारा काम है हर मुद्दे को उठाना। इसी में परेशानी कुछ लोगों को, कुछ पत्रकारों से है कि मिर्ची उन सभी को लगती है, क्योंकि गलती जिससे भी होती है हम तो खबर का चलाते हैं। कभी कमेंट में आ जाता है कि आप महागठबंधन के पत्रकार हो, कभी आ जाता है कि आप तो एनडीए वाले हो। तो ना हम लोग एनडीए वाले हैं ना महागठबंधन के हैं, हम पत्रकार हैं और पत्रकार ही रहेंगे। तो सर चाहेंगे कि इस बार प्लीज प्लीज। देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ और मैंने भी जर्नलिज्म किया है। तो पत्रकार अपने घर से सर पे कफन बांध ही निकलता है, बड़ा पत्रकार होता है वो। और इस पर हमारा प्लान है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने वसीम साहब से कहा भी है कि एक बड़ा कॉन्क्लेव जर्नलिस्ट के लिए करेंगे, हमने बिल्कुल करेंगे और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और ये इसलिए जरूरी है कि लोगों को हौसला मिलेगा, और मैं इस चीज को कुछ समझता हूँ। तो डर के, अगर आप ईमानदार हैं, देखिए डर पुलिस से भी होता है, मगर अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए काफी मायने रखता है। अगर गांधी मैदान जो है ना सर गया था, उसको पहली बार इतिहास में इसलिए खोला गया था कि कुवैत साहब जब दिवंगत हुए थे तो जनाजे में जो भीड़ थी, शायद गया का हर गली, हर चौक चौराहा पटा हुआ था। और ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं होते, उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, क्रिश्चियन भी था, क्योंकि वो सबके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आप हमारे गार्जियन भी रहे हैं, लेकिन सवालों में कोई समझौता नहीं। आपको बुलाना चाहेंगे इस मंच पे डॉक्टर मुकेश कुमार और कृष्णा यादव के लिए एक बार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और देखिए, क्षमा राठौर सर, आप जरूर आए। अगर मैं बार बार बड़ाई वाली बातें करूंगा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आपने हम सबका दिल ही नहीं, वो हर की जीत लिया है जिसमें सुकून होता है, मोहब्बत होता है। आप आए, आइए यहाँ पे आइए। और क्योंकि आप बुद्ध की धरती पे हैं और बुद्ध की ब्लेसिंग्स आप तक समर और हम तो कहेंगे कि मगध ही नहीं पूरे बिहार में आपकी आवाज का जादू चलता ही नहीं बोलता है। एक स्मृति चिन्ह, जोरदार ताली बजाएंगे सर। आपके सर्टिफिकेट पे हमने लिखवाया है समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में, और शायद मैं सही हूं, मैंने पूछा नहीं आपसे, लेकिन जिस तरीके से आप समाज सेवा करते हैं और पत्रकारिता एक समाज सेवा का ही बना है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रख लेंगे। समर राठौर सर, आपके लिए आप बेहतर होगा आप इधर आ ये, क्योंकि आप लीड हैं, बस मैं सहायक के तौर पे हूं अभी, और बाकी हाँ तो डॉक्टर, हेलो, डॉक्टर मुकेश कुमार एक समाज सेवी, एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि, और खास करके सिरघाटी विधानसभा को लेकर समर्पित। जनता इनको सिरघाटी के प्रतिनिधित्व का अभी तक मौका भले ही न दे, लेकिन इन्होंने सिरघाटी को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाया है। अब सिरघाटी के दिल में क्या है ये तो सर आने वाला वक्त बताएगा। एनडीए के खेमे में क्या है ये भी भविष्य के ज्ञान में है।
शेरघाटी की जनता इनसे कनेक्टेड है, कितना कनेक्टेड है, कितना वोट मिलेगा ये सब अलग बात है। लेकिन कृष्णा यादव शेरघाटी में क्या इस बार एक उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं? अगर इनको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या ये इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से आ रहे हैं? क्या शेरघाटी में जो दो वक्त रहा है, एक बार विनोद यादव जी का रहा है और वर्तमान में मंजू अग्रवाल का रहा है, उनके विजन से अलग इनका कोई विजन है? क्या जनता इन पर विश्वास कर पाएगी? ये सारे प्रश्न आज यहाँ पे इनसे पूछे जाएंगे और हम सब यकीन करते हैं कि जिस बेबाकी से ये जवाब देते हैं आज इस मंच से फिर समर्थ करता हूं। क्या उम्मीद है कि सरघाटी विधानसभा में टिकट जो है वो आपकी पार्टी को मिल सकता है? सबसे पहले आपके चैनल एवं यहाँ पर जो कार्यक्रम है, यहाँ पर जितने भी पत्रकार साथी उपस्थित हैं सबको मेरी ओर से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं, इस बिहार देश और हमारे विधानसभा के जनता सबको मेरी ओर से धन्यवाद है। जहाँ तक राठौर जी पूछे कि इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं कि नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारा पेशा राजनीति है, समाज सेवा है, हम तो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, लड़े भी हैं 2 बार, इसलिए चुनाव लड़ने का तो सोच है। रही बात पार्टी का, तो पार्टी का जो विचार होगा सर्वमान्य है, हमारे नेता का जो विचार होगा सर्वमान्य है। देखा जाए कि सरघाटी विधानसभा जो है अब तक वहां से जदयू चुनाव लड़ते रहे हैं, एनडीए में भी आप लोग सब साथ हैं, तो क्या वो जो सीट है वो आपके खाते में जाएगी? इस पर है उम्मीद? ऐसा कुछ ऐसा है कि ये तो राष्ट्रीय स्तर का जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग एनडीए वो तय करेंगे कि कौन सीट किसका होगा। अभी तक तो इस संबंध में आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग को भी ज्ञात है कि अभी इसका कोई बैठक नहीं हुआ है। सिर्फ विधानसभा सम्मेलन सभी विधानसभाओं में सभी दल के लोग जा करके कर रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है। यदि हमको सीट मिलेगा लोजपा के सरघाटी विधानसभा में तो हम उसके उम्मीदवार होंगे। अच्छा, अक्सर आपकी पार्टी पे ये आरोप लगते आया है कि आपकी पार्टी जो है वो टिकट बेचती है। जैसे शांभवी चौधरी आपकी पार्टी में तो नहीं थी, फिर भी टिकट दिया गया उनको। ऐसा है कि किसी ने आरोप लोग लगाते हैं, किसी ने देखा तो नहीं कि पैसा कौन दिया नहीं दिया। रही बात, ये तो लोगों ने देखा कि आपकी पार्टी में तो वो थी नहीं, ये तो लोग जान रहे हैं ना। ये बात सही है कि वो पार्टी में नहीं थी, उनको टिकट दिया गया। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग जी, ये क्या समझ के उनको टिकट दिए? समाज सेवा में थी, उसके मैंने पारिवारिक इतिहास है कि राजनीति से जुड़ी हुई है, इस वजह से। और उसके ससुर जो थे किशोर कुणाल साहब, वो चिराग जी से अटैच थे और किशोर कुणाल जी के वजह से ही शांभवी चौधरी को टिकट मिला, न कि उनके पिताजी जो है जो मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की वजह से मिला। समाज सेवा जितना किशोर कुणाल किए बिहार में, हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन से कम उन्होंने समाज सेवा नहीं किया है, इसलिए उनके चलते शांभवी चौधरी को टिकट मिला। एक सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं कि जो किशोर कुणाल थे वो काफी करीबी थे और वो भी समाज सेवा में लीन है। आप भी पार्टी के लिए कई सालों से समर्पित हैं, आप भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरघाटी विधानसभा में अगर आपकी पार्टी किसी और को टिकट दे दे बस किस लिए? क्योंकि वो आदमी चिराग पासवान के करीबी है या फिर वो भी समाज सेवी है, तो क्या ये आपको सही लगेगा? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, न होगा। अन्य जगहों से तुलना सरघाटी को नहीं करना है। बता दें आपको राठौर साहब कि मैं 2015 के पहले राष्ट्रीय जनता दल में था। मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिर्फ मैंने करीब 13 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। उसके पहले जब जनता दल था तो जनता दल के अध्यक्ष प्रखंड डोभी का रहा, जब से डोभी प्रखंड बना 95 से। उसके पहले
दुआ का अध्यक्ष रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी में हम जब पढ़ते थे, मेरा सेशन था 91-93, उस समय छात्र जनता दल हुआ करता था, उसके मगध विश्वविद्यालय के हम इकाई के अध्यक्ष रहे हैं। हम 2015 में टिकट मांगने के लिए नहीं गए थे। मांझी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से रिजाइन दे करके वो पार्टी बनाए थे। हम उनसे टैक्सी में भेंट करने गए थे, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के विधायक रहे हैं 2 बार, और बोध गया में 3 बार विधायक रहे थे। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, उसी से का संबंध है। मैं उस नाते उनसे भेंट करने गए थे और उन्होंने कहा कि आपको हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना है सरघाटी से, इसलिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। हमने कहा सर कि आप कब मैंने कौन पार्टी से लड़ाइएगा हमको? उन्होंने कहा कि हम पार्टी बनाएंगे और मेरा गठबंधन होगा एनडीए से, और हम एनडीए का आपको उम्मीदवार बनाएंगे। आप लोग अविनाश जी वगैरह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सरघाटी विधानसभा के लोग। 2015 में डोभी एक स्कूल है, डोभी में कंजियार एक स्कूल है, उसमें एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसी फील्ड में हमने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके और ज्वाइन किया हम पार्टी, और उसी में, उसी मंच से, उसी कार्यक्रम में हमारे जीतन राम मांझी जी ने अनाउंस किया कि परीक्षा में कृष्णा यादव पास कर गए, इनको 100 में 120 नंबर दिया, और जो हम चाहते थे, जो देखना चाहते थे, वो उसमें ये पास कर गए। हम देख लिया ये सरघाटी का उम्मीदवार होंगे, एनडीए से मेरा गठबंधन होगा, और उन्होंने टिकट दिया। हमको कहीं प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए दिए कि वो हमारे बारे में जानते थे, उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए थे। सरघाटी विधानसभा जो अभी वर्तमान में है, वो 3 विधानसभा से मिला हुआ है, मैंने सम्मिलित है। 3 विधानसभा तोड़ करके मिलाया बनाया गया सरघाटी विधानसभा। आमस था, गुरुआ में सरघाटी था, आपका बोध गया में डोभी था, आपका बाराचट्टी में। ये तीनों विधानसभा का सम्मिलित प्रखंड मिला करके विधानसभा बना है, और दोनों जगह का प्रतिनिधित्व जीतन मांझी किए थे। वो देखना चाहते थे कि इसके मैंने ज्वाइनिंग में कितने लोग और कौन कौन तरह के लोग आते हैं। और उन्होंने देखा, जब डोभी से लेके कंजियार करीब 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर तक जब पैदल भीड़ जा रही थी, उसको देख रहे थे सरकारी निगाह से, और देखने के उपरांत उस मंच से उन्होंने घोषणा किया कि कृष्णा यादव उम्मीदवार होगा। इसलिए हमने टिकट मांगने नहीं गए थे, उन्होंने टिकट दिया। इसी तरह से मैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूं, और उन्होंने वो देखे हैं सरघाटी विधानसभा के प्रदर्शन को। इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। जब लोजपा का सीट होगा तो कृष्णा यादव ही सरघाटी विधानसभा का उम्मीदवार होगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसलिए कि इसके पहले जो 2015 में भी आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा पर, तो जीतन राम मांझी के पास भी बहुत पैसा लेके लोग गए थे, बहुत पैसा वाले लोग गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमको उम्मीद है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर सरघाटी विधानसभा लोजपा के खाता में गया तो कृष्णा यादव ही उम्मीदवार हो। पर एक बात अभी उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मतलब अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये अन्याय की श्रेणी में आएगा, बताइए। तो अन्याय के बाद बगावत करेंगे? अगर अन्याय हुआ तो बगावत करेंगे? बगावत तो समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा। अभी तो हम उस महत्व पर नहीं कर रहे हैं। आपको बगावत तो कहाँ बात है, जब हमारा साथ अन्याय होगा तब ना। हम कह रहे हैं कि अन्याय मेरे साथ नहीं होगा। नहीं होगा, सस्पेंस में आप बोल रहे हैं। अगर हो गया तो नहीं होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, एकदम आश्वस्त है, एकदम आश्वस्त। तो सरघाटी विधानसभा में आपका नाम चर्चा में क्यों है? आपने आगे सरघाटी विधानसभा की जनता के लिए क्या किया है जो लोग आपको जो है वो इतना मानते हैं? ऐसा है राठौर साहब कि हम आपको जैसे बताए, पहले भी बताए, हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होते थे पहले। उसके बाद 2001 से हम जब पंचायती राज का चुनाव बिहार में हुआ तो 2001 में
मैं बहुत छोटा था, हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत प्रसिद्ध लोग जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे। हमको ये समझ था उस समय, जैसा हम लोग मैंने नया नया परिसीमन होकर के चुनाव हो रहा था पंचायत का, तो हम लोग को लगता था कि जिला परिषद का मतलब विधानसभा का चुनाव है। ऐसा महसूस करके हम लोग जिला पंचायत समिति भी जनरल था, मुखिया भी जनरल था, लेकिन हम मुखिया और समिति प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ करके हमने जिला परिषद का चयन किया कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं। और 2001 में 7000 वोट से मैं जिला परिषद का चुनाव जीता। मेरे खिलाफ बहुत बड़े लोग थे, आप लोग जानते होंगे सर, कालीचरण यादव थे, प्रमुख हुआ करते थे बोधगया के, इसके बीटीएमसी के सेक्रेटरी होते थे पहले। वो चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, बहुत पैसा वाला लोग और कई लोग लड़ रहे थे, लेकिन जनता हमको चुनी और हम 7000 वोट से जिला परिषद का चुनाव जीते। फिर लगातार 3 बार हम जिला परिषद का चुनाव जीते हैं अपने क्षेत्र से, अपने डोभी प्रखंड से। 2 बार से मेरे भाई हैं, जब हम विधानसभा 15 से लड़ने लगे तो हम अपने सीट पर भाई को लड़ाते। मेरे बड़े भाई बिजनेसमैन थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, समाज सेवी थे लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन 2 बार से वो हम जिला परिषद का उपाध्यक्ष का जब चुनाव लड़ रहे थे तो 46 में हमको 36 वोट आया और मेरा विरोधी को 10 वोट आया। हम अपने क्षेत्र में पब्लिक के बीच में दुख सुख में हम लोग शामिल रहते हैं। हमारे पास कोई फंड है नहीं कि हम फंड से रोड बना दिए, नली बना दिए, गली बना दिए। जो हमारा सीमित फंड आता है जिला परिषद का, उससे हम लोग विकास करते हैं, लेकिन गरीब के, जनता के सुख दुख में हम लोग शामिल रहते हैं, पूरे परिवार। इसलिए जनता हम लोग पर उम्मीद करती है, हम लोग जाति से ऊपर उठ करके काम करते हैं। हम लोग के परिवार पर कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि फलाना जाति का ये आदमी है, ये जातिवाद करता है, फलाना धर्म का आदमी है, ये फलाना धर्म का सपोर्ट करता है, फलाना धर्म का विरोध करता है। हम लोग कोई पार्टी भी नहीं देखते हैं कि कौन किस पार्टी का है। मेरे पास जो आया हम उसका मैंने जितना हमारा समर्थ है उसको हम लोग मदद करते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं सरघाटी की जनता से कि हमको मौका दे, इसीलिए हमको वोट देती है पार्टी लाइन से हट करके। 15 का भी चुनाव आप देखेंगे तो 15 का चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार थे हम, एनडीए का परंपरागत वोटर हमको वोट नहीं दे करके मंजू अग्रवाल जो अपनी आरजेडी विधायक निर्दलीय खड़ी थी उसको 29,000 वोट आया। मार्जिनल वोट से आरजेडी गठबंधन को, जबकि उस चुनाव में पूरे गया जिला में जितने भी उम्मीदवार थे आरजेडी गठबंधन के, वोट का जीत का फासला 20,000 से 30,000 के बीच में था। लेकिन सरघाटी विधानसभा ही ऐसा था जहां जीत का अंतर बहुत कम था। इसलिए हमको वहां की जनता जानती है, तभी तो पार्टी लाइन और जात से ऊपर उठ करके हमको वोट दिया। 2020 में भी मैं चुनाव लड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी का जो परंपरागत वोटर है, जिसको आप लोग सब समझते हैं, पत्रकार बंधु है, उसका वोट मुश्किल से वोटिंग कैपेसिटी 6 से 7,000 है। हमने 24,167 वोट लाया। 24,167 वोट लोजपा का नहीं था, बल्कि सब पार्टी के और सभी धर्म जाति के लोग का था। इसलिए हमको सब जाति धर्म के लोग हम पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर एनडीए हमको उम्मीदवार बनाएगा तो हमको सब लोग वोट दे करके काफी वोट के अंतराल से हमको जिताएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। वर्तमान जो विधायक हैं सरघाटी के, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है वो कम बैक हो पाएंगे? देखिए, सरघाटी की जनता अनजाने में उन लोगों से भूल हुई और ये सरघाटी की जनता पूरी महसूस कर रही है कि हम लोगों ने गलती किया है। जो वर्तमान विधायक है मंजू अग्रवाल, हम जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिशियन हैं, हम लोग जानते हैं कि विपक्ष के पास उतना पावर नहीं होता है जितना सत्ताधारी दल के विधायक के पास होता है। लेकिन विकास के मामले में जो फंड आता है वो तो चाहे सत्ताधारी दल के हो या सत्ता पक्ष के हो, आज विपक्ष का हो, दोनों का सेम रहता है।
और जो विधायक का जो कर्तव्य है वो सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, सबका सेम जिम्मेवारी होता है। और उसके अनुशंसा पर जो भी माने जो विकास होता है विधायक के ही अनुशंसा पर क्षेत्र का विकास होता है। तो वो तो विकास तो करी ही नहीं, लेकिन इसके विकास तो करी नहीं, लेकिन जनता के सुख दुख में भी साथ नहीं रही, इसलिए जनता उससे टूट चुकी है सरघाटी की। हम नहीं समझते हैं कि वो दोबारा उम्मीदवार वहाँ होगी तो इस तरह का उसको वोट मिलेगा। वोट का जो मैंने प्रतिशत होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जमानत जब्त होना, वो जमानत जब्त हो जाएगा अगर उम्मीदवार होगा। सरघाटी को जिला बनाने की मांग, अब तो सरघाटी को सबने छला है, क्योंकि बहुत पहले मन से सीएम साहब ही बोल चुके कि बना दिया जाएगा, बना नहीं। अब पक्ष भी रहा, सत्ते में विपक्ष भी रहा, कभी पक्ष में वो भी था। सरघाटी अभी तक जिला क्यों नहीं बन पाया है? कौन इसमें सबसे बड़ा अड़चन बन रहा है? वजह क्या है? देखिए अविनाश जी, आप लोगों ने सही कहा कि सरघाटी को जिला बनना चाहिए और सारा क्राइटेरिया फुलफिल भी करता है सरघाटी जिला का। इससे कम क्षेत्रफल वाला जिला बन चुका है, शेखपुरा है, आपका अरवल है, आपका उत्तरी बिहार में शिवहर है। आप जो सरघाटी अभी तक जिला नहीं बना है, इसका मूल वजह यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का विधायक है वो है। इसलिए कि विधायक जो भी बना सरघाटी का, वो कभी न कभी सत्ता में रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि विपक्ष का विधायक है, साले भर खातिर 2 साल खातिर विधायक बना, लेकिन सत्ता में रहा, चाहे परोक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने प्रयास नहीं किया। आप डोभी के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि डोभी बल्लभ का निर्माण कैसे हुआ। हमारे यहाँ उमेश सिंह विधायक हुआ करते थे बाराचट्टी के माले से। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब लालू यादव उनसे कहा कि तुम मेरे पार्टी में मिल जाओ, उन्होंने कहा कि सर हम मिल जाएंगे, पार्टी लाइन से हट करके हम आपके जनता दल में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि हमको जो है डोभी को प्रखंड बना दिया है। लालू यादव एक्सेप्ट किए कि हम डोभी को प्रखंड बना दें, ज्वाइन किए। वही डोभी के फील्ड में लालू जी का कार्यक्रम हुआ और उसमें वो ज्वाइन किए जनता दल। उसके बाद लालू जी मटियाने लगे, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा था, ठंडा का समय था, हम उस समय बहुत छोटा थे, मतलब राजनीति उतना नहीं करते थे, लेकिन संबंध था, इस नाते हम गए थे अपने काम से पटना में हमको विधायक जी बैठा करके साथ विधानसभा ले गए। पहली बार चलो विधानसभा दिखाते हैं। हम लोग गए तो वहाँ क्या किए कि चादर जो ठंडा में शॉल जो होता है, शॉल बिछा दिए और धरना पर बैठ गए। उधर से लालू जी निकले, कहें कि काहे तुम धरना पर बैठे थे? बोले कि जब तक हमको डोभी के प्रखंड नहीं बनाएगा तब तक हम ये अमरा अनशन पर रहेंगे। लालू जी कार्यक्रम तय करके और डोभी को प्रखंड अनाउंस किया। इसलिए इस तरह का प्रयास जो भी जनप्रतिनिधि सरघाटी का बना है उन लोगों ने नहीं किया। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे अगर एनडीए वापस सत्ता में आती है? नीतीश कुमार या चिराग पासवान? ऐसा है कि हमारा पार्टी का जो संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान का ये स्लोगन है। और उन्होंने कहा था कि हम वैसे चिराग जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। ये उनका संकल्प था। उस संकल्प को उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट जो संकल्प है हम उसको पूरा करने के लिए चिराग जी को नेता मानते हैं। और तभी संभव है जब हमारा
नेता इस प्रदेश का मुखिया होगा, लेकिन हम लोग को चाहने से तो होगा नहीं। गठबंधन का जमाना है, गठबंधन में जो नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही नेता होगा। नीतीश जी अभी जो गठबंधन है उसमें नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए हम लोग को चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के नाते हम अपने पार्टी के संकल्प के साथ हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे चाहने से तो होगा नहीं। दिल की बात युवा पे आ रही है, मतलब नीतीश कुमार मजबूरी या जरूरी? नहीं, मजबूरी या जरूरी चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय नेतृत्व लोग जो तय करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत इच्छा है कि इस बिहार का मुखिया चिराग पासवान जी बने। युवा है और काफी समझदार। चिराग पासवान की आप बात करें, सर आपको भी कई बार यह मुद्दा सामने निकलकर आपके सामने भी आया होगा, परिवारवाद, और जिस गठबंधन में ये हैं उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता मोदी जी, वो भी परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन चिराग पासवान के पीठ पे उनकी थप्पी हमेशा नजर आ जाती है। बिल्कुल। तो ये परिवारवाद के बारे में आपका क्या ख्याल है, और मोदी जी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो जाता है उनके सोच में कि वो परिवारवाद के खिलाफ जमकर बोलते हैं और चिराग उनके हनुमान बन जाते हैं? देखिए, परिवारवाद की बात जो भी कोई बोलते हैं वो कोई पार्टी उससे अछूता नहीं है। अगर सही मायने में आप विश्लेषण करेंगे और जानकारी लेंगे तो कोई पार्टी अछूता नहीं है। परिवारवाद का मतलब हुआ कि बाप अगर एमपी है तो बेटा भी एमपी बना तो परिवारवाद हुआ। तो ये कौन पार्टी ऐसा है जिसपे परिवारवाद नहीं है? भाजपा में भी परिवारवाद है। अगर लोजपा और हम की बात आप करते हैं, आरजेडी की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं, तो जो लोग कहते हैं वो लोग भी समाजवादी की बात करते हैं, तो कोई भी पार्टी ऐसा छूटा नहीं है, चाहे परोक्ष रूप में परिवारवाद कर रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में कर रहा है। तो फिर आप लोग दूसरे पार्टी पर आरोप क्यों लगाते हैं? राजद को क्यों घेरते हैं? हमारा पार्टी का नेता इस बिंदु पर कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवारवाद तो हम ही हैं। बिल्कुल, सब परिवारवाद में लिप्त है, कोई परिवारवाद से अछूता नहीं है। कोई प्रश्न है उधर से क्या? आप खड़े हैं लगातार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि सर ने बताया कि हम पहले आरजेडी से जुड़े हुए थे, उसके बाद अन्य पार्टी को ज्वाइन किए, और जैसा कि बताया कि हम कई बार इलेक्शन भी लड़े हैं और अच्छी वोटिंग के साथ विजय हुए हैं, और जैसा कि बताया कि अगर हमको सीट नहीं मिलेगा तो मेरे साथ अन्याय होगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर, अगर सीट नहीं मिले और इतना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने आप पे है नहीं, तो आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, जो देखिए, जब पार्टी में जब तक आप पार्टी में हैं तब तक तो अनुशासित रूप में कार्यकर्ता के नाते पार्टी का बात को सुनना है। हम पार्टी छोड़ के जाएंगे दूसरे दल में तब फिर डिसीजन दूसरा कुछ हो सकता है। अभी तो हम पार्टी में हैं और उसके डिसीजन के साथ हैं और विश्वास भी है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि सरघाटी विधानसभा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है? देखिए, ये बात हम दबी जुबान से या जो भी कहिए, हम लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। तो फिर दबी जुबान की क्या बात है? नहीं, हाँ, खुल के भी बोल रहे हैं, मैंने भ्रष्टाचार है, लेकिन इसके लिए कौन दोषी है? बिहार का मुखिया तो दोषी सिर्फ है नहीं, इसमें हम सब दोषी हैं। लेने वाला देने वाला सब दोषी है। देने वाला कभी नहीं बोलता है कि हमसे फलाना आदमी घूस मांग रहा है। अगर वो देने वाला आदमी अगर निगरानी को लिख के दे, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि निगरानी विभाग का टीम जहां तहां जा करके छापा मार रहा है, कहीं सीओ पकड़ा रहे हैं, कहीं आपके एजुकेशन का ऑफिसर पकड़ा रहे हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पकड़ा रहे हैं, लेकिन जो देने वाला है वो कहीं बताता ही नहीं, लिख के देता ही नहीं है। अगर लिख करके देवे और नहीं कार्रवाई हुए तब हम लोग उसको माने। इसलिए पूरा सिस्टम दोषी है इसमें। एक बात बताइए, प्रतिनिधि लोग क्यों चुनता है? आप कह रहे हैं पूरा सिस्टम दोषी है। गांव स्तर का एक व्यक्ति, वो क्या चाहते हैं, निगरानी ऑफिस कहाँ है, वो ब्लॉक का चक्कर लगाता है, डेली ब्लॉक जाता है, काम नहीं होता है, उससे पैसे की मांग करते, मजबूरी में वो देता है। आप लोगों को प्रतिनिधि से चुना जाता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप लड़ेंगे उसके लिए, और आप कह रहे हैं कि पब्लिक दोषी है। पब्लिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी दोषी है जो उसका बात नहीं सुनता है। अगर कोई जनता
अपने प्रतिनिधि के पास छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास जाता है जनता और उसका बात प्रतिनिधि नहीं सुनता है या उसका बात नहीं उठाता है तो दोषी है। लेकिन पूरा सिस्टम दोषी है, सिर्फ एक आदमी दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम दोषी है। जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं तो शेरघाटी में जदयू के भी कैंडिडेट जीते और वो अच्छे वक्त तक वहां रहे। राजद की भी बारी आई। अब ये बताइए कि ये दोनों में ज्यादा भ्रष्टाचार किनके वक्त में शेरघाटी में फैला है? किनका शासन अब ज्यादा बेहतर आते हैं और किनका कम आते हैं? भ्रष्टाचार का जहां तक बात है, भ्रष्टाचार शुरू से चलते आ रहा है, 2010 से ही हम देख रहे हैं शेरघाटी विधानसभा में। इसलिए दोनों जो भी जनप्रतिनिधि वहां रहा है, चाहे वो विनोद यादव जी हो या मंजू अग्रवाल जी, दोनों इसमें दोषी हैं, क्योंकि इस पर अंकुश नहीं लगाए हैं जो हमको देखने में आता है और यहाँ की जनता जो महसूस कर अभी तक शेरघाटी छला गया है आपके हिसाब से? बिल्कुल चला गया। शेरघाटी की प्रमुख जरूरत क्या है? आपके आने से वो क्या बदलाव संभव है जो शेरघाटी को और खुशहाल और बेहतर बना पाए? देखिए, शेरघाटी गया के बाद शहरी क्षेत्र है। पहला विधानसभा गया शहर के बाद शेरघाटी है, जहां कम्युनिकेशन का, आने जाने का समुचित साधन उपलब्ध हो गया है। रोड की कमी नहीं है शेरघाटी विधानसभा में, जिस गांव में जाना है सब जगह रोड हो गया है। अभी जो है से शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पीछे है। हम लोग जीटी रोड पर अवस्थित है। जीटी रोड पर कोई आदमी एक्सीडेंट करता है तो उसको गया मेडिकल कॉलेज लाना पड़ता है। गया मेडिकल कॉलेज में भी उस तरह का समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको फिर पटना रिफर किया जाता है या रांची या बीएचयू। तो हम अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे और अगर हमारी सरकार होगी तो हमारा प्रथम प्रयास होगा कि स्वास्थ्य के मामले में शेरघाटी को मैंने जो अनुमंडलीय अस्पताल है उसको क्या बोलते हैं, अपग्रेड कराने का और बढ़िया हॉस्पिटल का निर्माण कराने का प्रथम प्रयास होगा। हाँ, कुछ प्रश्न है आपके पास, पूछिए। ऑडियंस की तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि जैसे कि आपने कहा अब तक शेरघाटी में विकास नहीं हुआ जो वर्तमान में है और शेरघाटी को छला गया, तो अगर आपकी नेतृत्व या आपकी पार्टी की नेतृत्व आती है तो शेरघाटी के लिए आपका विशेष विजन क्या होगा? शेरघाटी के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी और उसे बढ़ावा कैसे देगी? हम आपको क्वेश्चन इनका कहना क्या है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पे अगर आपको मौका मिलता है तो शेरघाटी का विकास कैसे होगा अगर ये मौका आपको मिले? यस, आर्थिक रूप में जैसे अभी शेरघाटी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा, भारत सरकार का देन है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 1 लाख आदमी का रोजगार मिलेगा। इसी तरह के इंडस्ट्री स्थापित करके रोजगार सृजन करके हम लोग जो बिहार का मजदूर पलायन होने के लिए मजबूर होते हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये मेरा प्रयास होगा आर्थिक रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, ये सब सही है, लेकिन शेरघाटी क्या जिला बन पाएगा? निश्चित रूप से शेरघाटी जिला बनेगा। बिहार में एक जिला भी बनेगा, उसमें शेरघाटी प्रथम होगा, उसके बाद ही कोई जिला बनेगा। यदि प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी साहसी हो और ये सोचे कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको शेरघाटी को जिला बनाना है, इस संकल्प के साथ अगर प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से शेरघाटी जिला बनेगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, शेरघाटी में भले विधायक के तौर पर ना हो, अगर आप विधायक बने तो फिर हो सकता है राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार ना प्रतिनिधित्व, फिर आप कहेंगे मेरी सरकार नहीं है, हम कहाँ लड़े, कैसे क्या मांग रहे हैं? अभी आप नेतृत्व कर सकते हैं, केंद्र से लेकर राज्य में सारी जगह सरकार तो आपकी ही है। ऐसा है कि हम लोग मेमोरेंडम के तौर पे राज्य सरकार से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि मिलना, विधायक के रूप में मिलना और एक कार्यकर्ता के रूप में मिलना, दोनों में फर्क होता है। जब अगर विधायक है इस क्षेत्र का, सत्ताधारी दल का,
अगर ये कहता है कि हम आपके पार्टी से रिजाइन करेंगे, हमको अगर जिला नहीं बनाएंगे, आप लोगों ने देखा है इस जिला में बथानी जैसा अनुमंडल भी बना है, किस आधार पर बना है? वहां का विधायक ने कहा कि हमको मंत्री नहीं बनाए, कोई बात नहीं, हमको अनुमंडल बना दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं तो हम रिजाइन करेंगे, मजबूर होकर सरकार को बथानी जैसा जगह को अनुमंडल बना। जन सुराज की भीड़ कितनी जगह पर मतलब ये हम समझ लें क्या विधायक बनेंगे तभी से घाटी जिला बनेगा। बिल्कुल, अगर हम बन गए मतलब अपरोक्ष रूप से ये प्रलोभन है। मतलब जनता हमको विधायक बनाए, हम जिला बनाएंगे। डील पक्की है। जन सुराज की भीड़ कितना गहरा था? घाटी में खूब भीड़ लगाया था जन सुराज का। देखिए जन सुराज का भीड़ कैसे लग रहा है वो आप लोग भी देख रहे हैं। जो जन सुराज में भीड़ था वो भाड़ा पर भीड़ लगाया गया था। उस मैंने अपने से जनता चल के नहीं आई थी, जैसा एनडीए के सम्मेलन में लोग थे, वही भीड़ एक जाति विशेष का, वो आरजेडी में भी भीड़ लगाता है, वो कांग्रेस में भी भीड़ लगाता है, वो जन सुराज में भी भीड़ लगाता है और एनडीए में भी लगाता है। लेकिन वो जो वोट देने के समय में वो अपना नेतृत्व देख करके वोट करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भीड़ वोट तय नहीं करती, भीड़ वोट नहीं तय करती, यही बात भी सही है। लेकिन मोदी जी के रैली में जो लोग आए थे वो लाए नहीं गए थे। नहीं, वो भी हम इस पर नहीं जा रहे हैं। मोदी जी के जो रैली में जो आए थे वो महिला लोग थी और वो समझदार महिला थी, जीविका की थी। जीविका महिला समझदार होती है, इसलिए मोदी जी के तुलना आप उससे नहीं करिए। जन सुराज सीट की गारंटी कितनी है? एनडीए के लिए सीट की गारंटी? एनडीए का जीत सुनिश्चित है। अगर से घाटी प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी तो हम एनडीए नहीं, लोजपा आप नसीब जो है मिलने का संभावना है। एकदम संभावना है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा पार्टी मांग कर रहा है। जो पिछले विधानसभा में परफॉर्मेंस हमने किया है, आप गया जिला में 7 प्रत्याशी थे, 6 प्रत्याशी थे, बेलागंज, इमामगंज, बाराचट्टी, अतरी, आपका सिरघाटी, तो उसमें परफॉर्मेंस देखिए सिरघाटी का कैसा है। एक और सवाल है कि आप राजद में भी रहे, हम पार्टी में भी रहे, अभी लोजपा आर में भी। अगर बीजेपी आपको ऑफर करती है कि आप मेरे पार्टी में आ जाए, हम आपको टिकट देंगे, तो क्या आप वहां जाएंगे? गठबंधन में देखिए, गठबंधन में पार्टी का मैंने कैंडिडेट का आदान प्रदान होता है। आप लोग देखे होंगे 2015 से ही हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए का उम्मीदवार चाहे वो भाजपा का हो चाहे ये हम पार्टी का हो, एक दूसरे का कैंडिडेट होते हैं। 2015 में आपको नीतीश मिश्रा हम पार्टी में थे, सम्राट चौधरी हम पार्टी में थे, बीजेपी में जाकर के नीतीश मिश्रा कैंडिडेट हुए, हार गए, वो अलग बात है। नीतीश मिश्रा मैंने हम पार्टी के मैंने नेता को, विधायक को भाजपा उम्मीदवार बनाया। इसलिए जीत कौन सकता है कि गठबंधन का उम्मीदवार, उसमें से कोई भी किसी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। मतलब पलटी मारने में नीतीश कुमार बदनाम है, झूठ का पलटी इसमें पलटी मारना नहीं हुआ, पलटी मारना हुआ गठबंधन चेंज करना, एलायंस का जो उम्मीदवार सुयोग होगा उसको कैंडिडेट बनाना, पलटी मारना नहीं हुआ। आप भी तो पहले राजद में थे, हम तो कह रहे हैं कि हम तो आरजेडी में थे, हम में आ गए, पलटी का हमारे, हमको बुलाया गया, टिकट दिया गया तो हम आ गए, फिर तो वापस नहीं जा रहे हम आरजेडी में। क्या सवाल है? हाँ, सवाल पूछिए। मेरा यही कहना है कि अब पार्टी बदलते रहेगा तो जनता आप पर विश्वास कौन पार्टी से मुताबिक करे? हम ये तीसरा पार्टी है, आपने सही कहा, लेकिन वो जो पार्टी है हम बार बार बदलते हैं, ऐसा नहीं है। हम 15 साल जिस पार्टी में रहते हैं, मैंने ईमानदारी के साथ रहते हैं, हम लोग को उम्मीद नहीं था कि कभी विधायक का सपना देखेंगे। 2010 से सिरघाटी विधानसभा हुआ है, 2010 में भी हमको टिकट आरजेडी नहीं दिया, फिर भी ईमानदारी से आरजेडी के कैंडिडेट के साथ रहे, और उसके पहले जितने भी उम्मीदवार रहे हमारे विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के, आरजेडी और जनता दल के साथ रहे। 2015 में हमको टिकट मिला, तब हम दूसरे पार्टी में गए। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन है। थैंक यू। अब तो बस ये आखिरी दौर में हम चाहेंगे कि सिरघाटी विधानसभा के जो मतदाता हैं, लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? हम सिरघाटी के मतदाता को ये कहना चाहेंगे
कि शेर घाटी शेर की घाटी है, आप शेर हैं। आने वाला समय में आप किसी गिद्दड़ को नहीं चुनिए, शेर को चुनिए, ताकि आपका क्षेत्र का विकास ये भी फाइनल दहाड़ते हुए करे। नहीं, मैंने अब तो जनता को तय करना है, जनता को तय करना है कौन शेर है। लेकिन गीदड़ नहीं बताएंगे, जिला तो बनाएंगे ही। नहीं गीदड़ नहीं बताएंगे। गिद्दड़ नहीं, गिद्दड़ जो मतलब जनता जानती है, जज तो जनता है ना, कौन गिद्दड़ है कौन शेर है, जनता को जज करना है, जनता मालिक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर टिकट आपको मिल गया, चुनाव लड़े और आप हार गए और कोई सामने वाला जीत गया, तो फिर शेर कौन और गिद्दड़ कौन हुआ? जो जीत हारने वाला उसको गिद्दड़ हो गया, जीतने वाला शेर हो गया। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में दोस्तों ध्यान से बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके लिए आप सबों को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाँ, इन सारे बातों के अलग भी आपका एक पहचान उस विधानसभा में है। आप लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। आज इस मंच से आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।